निहाल तारा को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि तारा का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो आगे बोला, तुम शांत हो जाओ, जो बीत गया उसको भूल जाओ। जिस पर तारा लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं भूल सकती और ना ही कभी भूलूंगी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे याद नहीं वो कंपनी किसकी थी और उसका मालिक कौन था। मगर आज अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। निहाल, तुम नहीं जानते मॉम डैड के जाने के बाद मैं और बूजी ने कैसे सरवाइव किया है। इस दुनिया में मेरी बूजी ने बहुत दुख काट कर मुझे पाला है। बिना माँ बाप के मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं, यह मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। इसलिए इस दुनिया में मैं दो लोगों से बहुत नफरत करती हूँ। एक मेरी दादी, जो मेरी माँ से नफरत करती थी, जिसकी वजह से मेरी मॉम डैड को वह शहर छोड़कर आना पड़ा, और दूसरा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से। ये सुनते ही निहाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि तारा ने वही कहा था जो वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। अब रह रहकर उसको 3 दिन पुरानी यादें वापिस आने लगी। एक पल के लिए तो उसका दिल किया कि तारा को सब बता दे, मगर जब उसने दिमाग से सोचा तो उसे लगा कि जिस तरह तारा उस इंसान से नफरत करती है, वो निहाल को भी नहीं छोड़ेगी। अगर उसे पता चल गया कि निहाल उस मालिक का बेटा है, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं निहाल से भी नफरत ना करने लगे। और निहाल तारा की आंखों में खुद के लिए नफरत सोच भी नहीं सकता था। अब उसकी आंखें भी नम होने लगी थीं। काफी देर तक यूं ही झूले पर तारा को गले लगाए बैठा रहा और धीरे धीरे उसके सिर पर थपकी देता रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि तारा चुप हो गई है। वो एक शून्य में देखता रहा और सोचता रहा कि अब वो क्या करे। जब उसने देखा कि तारा बिल्कुल शांत हो चुकी है, तो वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और तारा के सामने घुटने के बल बैठ गया। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम रेस्ट करो, हम कल मिलेंगे। यह सुन तारा ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल उठा, तारा के सिर पर किस किया और वहां से बाहर आ गया। जब निहाल अपनी गाड़ी में आकर बैठा, उसने रियलाइज किया कि घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपना फोन उठाया और सीधा रोहन को फोन मिलाया। उधर से रोहन बोला, हाँ भाई। तो निहाल बोला, तू कहाँ है? मुझे तुझसे अभी मिलना है। तो रोहन बोला, मैं तो अभी ऑफिस से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। तू एक काम कर, मेरे घर आ जा, बैठकर बात करते हैं। जिस पर निहाल बोला, ठीक है, और फोन काट दिया। कुछ देर बाद वो रोहन के घर पहुंचा। रोहन ने जब उसके लिए दरवाजा खोला तो निहाल की हालत देख आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और बोला, तुझे क्या हुआ है मेरे यार? ऐसा लुटा पिटा आ रहा है तू कहीं से? जिस पर निहाल ने मायूसी से जवाब दिया, हाँ यही समझ ले, कहकर वो घर के अंदर की तरफ आ गया। दोनों ड्राइंग रूम के ही बालकनी में जाकर खड़े हो गए और सिगरेट पीने लगे। रोहन ने निहाल को देखकर बोला, तुझे आजकल हुआ क्या है? कभी दारू और आज सिगरेट पी रहा है? जिस पर निहाल दूर कहीं सामने देखता रहा। तो रोहन बोला, 2 दिन से मैं तुझे कितना खुश देख रहा हूँ। मुझे लगा तेरी तारा से सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई हैं। निहाल अपनी ही धुन में बोला, क्या सॉर्ट आउट हो गया यार? मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। जिस पर रोहन हैरानी से उसे देखने लगा। फिर बोला, क्या कह रहा है तू? तूने अभी तक उससे बात क्यों नहीं की? ये सुनते ही निहाल ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, जिस बात का डर था वही हो रहा है। आज मौका पाकर मैंने उससे उसके परिवार के बारे में बात की, मगर उसका रिएक्शन देखकर मैं बहुत घबरा गया हूँ। फिर रोहन की तरफ पलटते हुए बोला, नफरत करेगी मुझसे? नफरत? और उसकी आंखों में मैं खुद के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे किसने कहा वो तुझसे नफरत करेगी? तूने देखा कभी उसे? जिस तरह से तुझे देखती है, इतना प्यार करती है तुझसे, वो जरूर तेरी बात को समझेगी। और जो कुछ भी हो उसमें तेरा तो कोई कसूर नहीं है मेरे यार, तेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तू खुद एक बच्चा था और उस वक्त और तारा भी बच्ची थी। जिस पर निहाल बोला, मैं भी यही सोचता था, मगर आज उसके मुंह से सुना मैंने कि कैसे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक यानी कि मेरे डैड से इतनी नफरत करती है। अगर उसे आज पता चल जाए कि वो मेरे डैड हैं, तो शायद वो उन्हें जान से मार दे। तू सोच, अगर उसे पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ तो क्या बीतेगी उसके मन पर। अपने माँ बाप को खोने के बाद उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ झेला है, और मुझे देख,
मेरी चाइल्डहुड कितनी अच्छे से कटी है। अगर उसके माँ बाप भी जिंदा होते तो शायद उसकी चाइल्डहुड भी बहुत खुशनुमा और यादगार होती। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह डिजर्व नहीं करती थी। मैं क्या करूं यार, मैं उसे यकीन नहीं दिला सकता कि वह मुझसे नफरत ना करे, कहकर उसने अपना सिर नीचे लटका लिया। रोहन उसकी परेशानी भली भांति समझ रहा था और उसकी मदद भी करना चाहता था। वो जानता था कि समस्या का हल बहुत सोच समझ कर निकालना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी बेवकूफ़ी भरे आइडियाज नहीं दे सकता था। एक बार फिर वो निहाल को अपनी तरफ पलट कर बोला, तू सुन मेरी बात, देख जो होगा देखा जाएगा, मगर तू ऐसे कब तक डर डर कर रहेगा यार। इस इनसिक्योरिटी में तू जी नहीं पाएगा, ना तारा के साथ ना उसके बिना। तुझे स्टैंड लेना होगा, तुझे उससे बात करनी होगी। निहाल ने उसका हाथ झटका। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता उसको, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं उसे सामने से जाकर बताऊं। उसके माँ बाप मेरे बाप की वजह से मरी हैं। ये सुनकर रोहन को भी गुस्सा आ गया और वो भी ऊंची आवाज में बोला, अगर नहीं कर सकता तो इतनी हिम्मत तो उसको छोड़ दे, क्योंकि इस तरीके से एक झूठ फरेब वाला रिश्ता तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा उसके साथ। हालत देख अपनी, तू कैसे तड़प रहा है, ना तुझसे खुश रहते बन रहा है और ना तुझे उसे कुछ बताते बन पा रहा है। इससे बेहतर है तू उससे दूर हो जा। रोहन की बात सुन न्याल काफी शॉक्ड था। रोहन एक बार फिर बोला, मेरी बात समझने की कोशिश कर। जब तू उससे दूर रहेगा तो उसे धोखा तो करेगा ही नहीं ना, और ना ही तुझे उसे बताने की जरूरत पड़ेगी कि सच्चाई क्या है। न्याल को कहीं ना कहीं रोहन की बात समझ में आ रही थी। उसने हमें गर्दन हिला दी और वापस मुड़कर दूर कहीं देखने लगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर अचानक निहाल बोला, शायद तू ठीक कह रहा है। अगर मैं उससे दूरी बना लूं तो मुझे उसके अतीत के पन्ने खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही मैं उसे हर्ट करूंगा। मेरा उससे दूर होना ही बेहतर है। सोचकर उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं यही करूंगा। मुझे उससे दूर रहना होगा। मैं उससे बात नहीं कर सकता। मैं उसके रोने की परेशानी की वजह नहीं बन सकता। कुछ देर बाद रोहन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद निहाल अपने घर आ गया, मगर आज रात नींद निहाल से कोसों दूर थी। उसे कल रात का तारा के साथ एक एक पल याद आ रहा था। जैसे जैसे वो उन पलों के बारे में सोच रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कल वो दोनों एक साथ कितने खुश थे, कितना हंस रहे थे, कितने सुकून में थे। मगर आज कितना कुछ बदल गया था। निहाल सारी रात सोचता रहा कि क्या करें, तारा से कैसे बात करें। अगर उसे तारा से दूर भी होना था तो क्या कहकर दूर हो, क्योंकि कुछ दिन पहले उसी ने ही तो तारा को मुंबई जाने से रोका था। और किस मुंह से उसे खुद से दूर करेगा। सब कुछ सोच सोच कर उसका सिर फटे जा रहा था। ऐसे ही आंखों में उसकी पूरी रात निकल गई। अगली सुबह निहाल बहुत मुश्किल से उठा और बेमन ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उसने अपने मन को समझाया और फिर तारा को एक मैसेज करके कह दिया कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, जहां से वो डायरेक्टली ऑफिस आएगा। इसलिए तारा कैब करके खुद ऑफिस पहुंच जाए। ये करना उसके लिए बेहद जरूरी था। न जाने कितनी बार उसने वो मैसेज लिखकर डिलीट किया, फिर लिखा, फिर डिलीट किया, फिर लिखा और भेज दिया। आज वो निहाल बिल्कुल बदला हुआ था। दुनिया की नज़र में आज भी निहाल एक खड़ूस अकड़ू गुस्सैल बहुत ही कामयाब आर्किटेक्ट था। मगर जब से तारा उसकी ज़िंदगी में आई थी तो उसका स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वो हंसने लगा था, बहुत स्माइल करता था, सबसे आराम से बात करने लगा था, उससे गुस्सा भी कम आने लगा था। वो खुद को तारा के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करने लगा था। निहाल के आसपास रहने वाले लोग उसके चेंज को नोटिस भी कर रहे थे और सब जानते थे कि ये सब तारा की वजह से ही है। मगर आज सुबह जब निहाल उठा तो उसने सोच लिया था कि वो वापस अपने पुराने अवतार में पहुंच जाएगा। उसे लग रहा था कि शायद प्यार नाम की चीज उसके लिए बनी ही नहीं है। वह जिसको प्यार करता है उसे खो देता है। ये बात उसके मन में एक बार फिर घर करने लगी थी। उसने सोच लिया था कि वो वापस से वही गुस्सैल अकड़ू खड़ूस निहाल बनकर ही रहेगा। आज निहाल थोड़ा देर से ऑफिस पहुंचा और बिना किसी से बात किए सीधा अपने केबिन की तरफ चला गया। तारा जो कि अपने वर्क स्टेशन पर बैठी थी, उसे निहाल का ये बिहेवियर कुछ अजीब लगा, क्योंकि निहाल वहां से जब भी गुजरता था, चाहे दिन में कितनी बार भी आता या जाता, मगर तारा की तरफ देखता जरूर था। कभी इशारे करता था, कभी आंख मारता था,
कभी कोई फ्लाइंग किस देता था, मगर वो करता जरूर था। आज निहाल ने एक बार भी तारा की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं और किसी से फोन पर बात करते हुए सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। दूर खड़ा रोहन निहाल के इस बिहेवियर को देख रहा था और समझ भी रहा था। उसकी नज़र तारा पर भी थी। उसे उन दोनों के लिए बहुत ही अफसोस हो रहा था। उसे अपने दोस्त के लिए बहुत दुख था, जिसने खुद लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे और अब जाकर उसकी जिंदगी में तारा नाम की खुशी आई थी, वो भी उससे दूर जाती नजर आ रही थी। रोहन चाह कर भी निहाल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह जानता था ये निहाल की लड़ाई है और उसे वो खुद ही लड़नी होगी। तारा ने जब निहाल को वहां से गुजरते देखा तो उसने सोचा शायद निहाल जेन्युइनली काफी बिजी है। ऐसे ही काम में लगभग पूरा दिन बीतने को था। लंच टाइम में सभी लोग इधर उधर हुए। तारा निहाल के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया और दरवाजा खोलकर अंदर आई। निहाल अपने लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि तारा उससे मिलने जरूर आएगी। तारा केबिन में निहाल की तरफ बढ़ी। कैसे हो तुम? जिस पर निहाल ने एक सटीक जवाब दिया, बिजी हूँ। तारा उसकी कुर्सी के पीछे से होते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कितने बिजी हो तुम? एक बार मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखो तो सही। निहाल ने उसकी बात सुनी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाकर काम करता रहा। तारा ने जब ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके डार्क सर्कल्स और सूजी आंखें एक बार फिर उसे परेशान कर गईं। निहाल का चेहरा उतरा हुआ था। 2 दिन से जो रौनक निहाल के चेहरे पर थी, आज वो नदारद थी। यह देखते ही तारा का दिल एकदम बैठ गया। उसने वहीं एक कुर्सी खींची और निहाल के पास आकर बैठ गई। फिर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तुम रात को ठीक से सोए नहीं क्या? तुम्हें कितने डार्क सर्कल हो गए हैं? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? निहाल ने भी अपनी आंखें लैपटॉप में ही गड़ाई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तारा ने जबरदस्ती उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगी। जब निहाल का गुस्सा बढ़ने लगा, उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। जब उसने देखा तारा नहीं मान रही, तो उसने झुंझलाकर तारा के हाथ को झटक दिया। क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तंग कर रही हो मुझे? निहाल के इस तरह चिल्लाने से तारा एकदम घबरा गई। अब निहाल ने पहली दफा अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो तारा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तारा हकलाते बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिस पर निहाल लैपटॉप की तरफ हाथ करते हुए बोला, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है तारा। कभी तो सीरियस हो जाया करो। हर वक्त तुम्हें मजाक मस्ती सूझती है। ये ऑफिस है, हम यहाँ पर काम करने आते हैं। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ लबी डबी नहीं रह सकता। मुझे इस प्रोजेक्ट पर इम्पोर्टेंट काम करना है। मुझे काम करने दो और तुम भी जाकर अपना काम करो। निहाल ये बातें लगभग चिल्लाते हुए ही बोल रहा था। उसका इस तरीके का बर्ताव तारा को बहुत अजीब लगा और उसकी आंखें नम होने लगी, मगर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और वहां से उठ गई। उसने कुर्सी को अपनी जगह पर रखा और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। तारा के केबिन से बाहर निकलते ही निहाल की आंखें भर आईं। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए और बोला, सो सॉरी तारा, मैं क्या करूं? तुम्हें खुद से दूर रखने का कोई और रास्ता मुझे सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तब भी तुम्हें हर्ट करूंगा, और अगर तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा, तब भी तुम हर्ट हो रही हो। मैं क्या करूं? वो काफी देर तक अपने सिर पर हाथ रखे ऐसे ही बैठा रहा। फिर वापस आंखें लैपटॉप में गड़ा ली और काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा। एक ऐसी कोशिश जो खास सफल हो ही नहीं रही थी। वहीं तारा जब केबिन से बाहर निकली तो चुपचाप जाकर वर्क स्टेशन पर बैठ गई। तभी उसे दूर से आती लैला दिखाई दी, जिसने चिल्लाकर बोला, तारा चलो ना, इस टाइम में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहते कहते वह तारा के पास आ गई। तारा ने अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ स्माइल के साथ बोली, मुझे भूख नहीं है, आज तुम जाओ। कहकर वो अपने वर्क स्टेशन पर वापस काम करने में लग गई। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। जब शाम हुई तो तारा ने सोचा, निहाल घर के लिए निकलेगा, तब उससे बात करेगी। कुछ देर बाद उसे निहाल केबिन से निकलकर तेज कदमों से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। तारा भी जल्दी जल्दी उठी और उसके पीछे जाने लगी, मगर जब तक वह बाहर पहुंचती, उसने देखा निहाल अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। उसकी हरकत देख एक बार फिर तारा की आंखें नम होने लगीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या।
कि निहाल उसे इस कदर इग्नोर कर रहा था। ना ही जाते हुए ना ही आते हुए उसने एक बार चेहरा उठाकर तारा की तरफ देखा तक नहीं। पहले उसने सोचा कि शायद कल बूजी के ऑफिस आने की वजह से निहाल गुस्सा हो गया था। फिर उसने याद किया कि कल शाम उसके घर के टेरेस पर दोनों साथ थे। तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर आज सुबह से अचानक निहाल का ये रूप बदला हुआ क्यों था। उसने अपना सिर झटका और सीधा अपने घर चली गई। रास्ते में उसने निहाल को कई बार फोन मिलाया, मगर निहाल ने उसका फोन नहीं उठाया। उसने निहाल को कई सारे मैसेज भी किए, मगर निहाल ने किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे पूछे। फिर उसने सोचा शायद किसी काम की वजह से परेशान होगा, इसलिए उसे थोड़ी स्पेस देना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वह अगले दिन निहाल से जरूर इस बारे में बात करेगी। अगला दिन तारा फ्लावर शॉप पर बैठी वेट कर रही थी, मगर उसे पिक करने के लिए ना ही निहाल आया और ना ही उसने कल की तरह कोई मैसेज भेजा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद तारा ने कैब की और ऑफिस चली गई। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि निहाल तो सुबह सुबह ही ऑफिस आ गया था और अपने केबिन में बैठा कोई काम में बिजी है। जब उसने लैला से पूछा तो लैला बोली, आज मिस्टर निहाल की काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं और वो अपने पुराने खड़ूस रूप में वापस आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि उनसे पूछे बिना कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ये सुन तारा ने आमी गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने वर्क स्टेशन पर जाकर काम करने लगी। निहाल वहीं दूर बैठा अपने केबिन से तारा को देख रहा था। उसका मायूस चेहरा और सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो रात भर ना ही ठीक से सोई और ना जाने कितना ही रोई होगी। निहाल उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मगर उसने अपना मन बना लिया था कि तारा की नफरत को फेस करने से बेहतर है कि उससे दूर हो जाए। उसे लगा शायद वो थोड़ा बहुत हर्ट होगी, मगर खुद ही निहाल से दूर हो जाएगी। कम से कम बहमों मुझसे नफरत तो नहीं करेगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। ना ही निहाल उठकर अपने केबिन से बाहर आया और ना ही उसने तारा से कोई बात की। आज तारा भी निहाल के केबिन में नहीं गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज संडे का दिन था, इसलिए तारा घर पर ही थी। तभी उसे निहाल का एक मैसेज आया, मीट मी माई ऑफिस एट 11 AM। 3-4 दिन बाद निहाल का मैसेज देख तारा बहुत खुश हो गई। उसे लगा शायद जो भी काम के लिए निहाल परेशान था वह काम पूरा हो गया होगा। अब जब वो फ्री हुआ है तो उसने तारा को मिलने के लिए बुलाया है, मगर मिलने के लिए बोला है वो भी अपने ऑफिस में। ये बात तारा को कुछ अजीब लगी। उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई, इस बात से अनजान कि आज उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। तारा जब ऑफिस पहुंची तो वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। वह सीधे निहाल के केबिन की तरफ बढ़ी। उसके केबिन में एंटर हुई तो उसने देखा निहाल बड़ी सी गिलास विंडो की तरफ चेहरा किए खड़ा बाहर देख रहा था। तारा पीछे से गई और जाकर उसे हक कर लिया, मगर निहाल ने उसे हक बैक करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाए। उसके हाथ अभी भी उसने अपनी दोनों पॉकेट में डाल रखे थे। तारा ने उसे कस के गले लगाया और जोर जोर से इधर उधर हिलने लगी। आई मिस यू सो मच निहाल। निहाल ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा बाहर देखता रहा। वही जानता था कि वो किस तरह से इस वक्त खुद को कंट्रोल किए खड़ा था। उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसने गहरी सांस ली और फिर पलटकर तारा की तरफ देखा। तारा बस एक कदम पीछे हटकर खड़ी थी और बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। निहाल बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो तारा बोली, पहले तो मुझे यह बताओ, क्या तुम ठीक हो? निहाल के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। तारा एकटक उसके चेहरे को निहार रही थी। निहाल उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और सच भी यही था। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए समेटे हुए माँ तारा के सामने खड़ा था। उसने फिर कहा, एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। मगर अब तारा सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। निहाल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, वो मैं आज वो मैं तारा, इसी जगह कुछ वक्त पहले हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी और आज मैं इसी जगह अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। निहाल ने एक ही सांस में कह तो दिया, मगर उसके बाद वो वहाँ कितनी हिम्मत जुटाकर खड़ा था वही जानता था। तारा ने जब ये सुना तो अपनी जगह फ्रीज हो चुकी थी। उसके पैर अपनी जगह पर जम चुके थे। कुछ पल एकदम चुप खड़ी
निहाल को देखती रही और निहाल की नज़र भी तारा के चेहरे पर ही टिकी थी। वो समझ रहा था कि तारा अंदर से कितना टूट रही होगी। फिर तारा ने हिम्मत करके कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा खत्म? जिस पर निहाल ने वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के तारा को उबते हुए देखा और बोला, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, मुझे नहीं आता है और ना ही मैंने कभी किया है। मैं इस तरीके का इंसान ही नहीं हूँ। खुद से ज़्यादा, मेरे काम से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये सुनते ही तारा अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए उसने एक चेयर का सहारा लिया और उसे मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। निहाल की नज़र अभी भी उसी पर बनी हुई थी। वो तारा की बिगड़ती हालत देख रहा था, मगर उसने आगे बढ़कर उसको संभाला नहीं। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तारा अचानक उसकी तरफ पलटी और बोली, मगर तुमने मुझे सामने से आकर कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। निहाल के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। अब तारा गुस्से से आगे बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ चिल्लाते हुए बोली, तुमने कहा था तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो। पिछले हफ्ते तुम्हारी वजह से मैं मुंबई नहीं गई और अब तुम ये सब। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तारा ने ना ही खुद को ना ही अपने कॉलर को उससे छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में थे, मगर उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। वो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। निहाल ने कहा, आई एम सो सॉरी तारा। हाँ, मैंने वो सब कहा था, मगर अब मुझसे नहीं हो रहा। ये प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और जैसा कि तुम्हें पता है, मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है। मेरा करियर मेरे लिए सबसे ऊपर है। निहाल की बातें सुनते सुनते तारा पीछे होती होती गिलास विंडो को लग चुकी थी। अब उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर थे। उसका रोना एक पल के लिए भी बंद ही नहीं हुआ था। निहाल एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आते हुए बोला, ये सब तो तुम मेरे बारे में पहले भी जानती थी, तो अब तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? तुम जानती थी मेरे लिए मेरा काम प्रायोरिटी है। हाँ, मैंने कोशिश की एक रिश्ता निभाने की, मगर मुझे नहीं हो रहा। इसलिए मैं आज सब कुछ यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। शायद तुमने मुझे कोई और ही समझ लिया था, जो कि मैं नहीं हूँ। तारा ने अपने आंसू पोंछे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा जो कुछ भी तुमने अभी कहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले जब हम तुम्हारे समर हाउस पर थे, तुमने क्या क्या बातें किए थे मुझसे? क्या तुम तब झूठ बोल रहे थे या फिर तुम आज झूठ बोल रहे हो? न्याल ने बेफिक्री से जवाब दिया, तुम जो चाहे समझ सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, मगर मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इट्स ओवर और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। कहकर वो वापस ग्लास विंडो की तरफ मुड़ा और बाहर देखने लगा। तारा बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल ये सब क्या बोले जा रहा था। उसके दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। उसका मन किया वहां से भागकर कहीं दूर चली जाए, मगर उसके पैर वहीं जम गए थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ मिनट वहीं खड़े रहने के बाद उसने भारी कदमों से खुद को घसीटा और धीरे धीरे निहाल के केबिन के बाहर की तरफ जाने लगी। निहाल पीछे से जाती हुई तारा को देखता रहा। वो अपने खुद के आंसू कैसे कंट्रोल करके खड़ा था, ये वही जानता था। तारा जैसे ही केबिन से बाहर निकली, निहाल के भी आंसू बह गए और वो वहीं घुटने के बल गिर गया। उसने खुद को कोसना शुरू किया। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बनती दुनिया उजाड़ ली। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी हालत आज मेरी वजह से। कहते कहते उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बिलख कर रोने लगा। वही तारा आंखों में बेहिसाब आंसू लिए बेसुध होकर चली जा रही थी। वह चलते चलते ऑफिस के पार्किंग एरिया में आई और वहीं एक गाड़ी से सटकर बैठ गई। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से तुम पर विश्वास किया था निहाल, बहुत मुश्किल से, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। रोती रोती वो वहीं बेहोश हो गई। इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने आकर उसे संभाल लिया। ये दो मजबूत हाथ और किसी के नहीं, हर्ष के थे। हर्ष जो आज अपने होल्डिंग वाले फ्लोर पर कुछ काम के लिए आया था। उसकी अपनी गाड़ी जैसे ही पार्किंग एरिया में रुकी, तो सामने एक गाड़ी से सटकर बैठी तारा पर नजर गई। जब तक वो गाड़ी से उतरा, तारा रो रो कर बेहाल हो रही थी। उसकी हालत देख हर्ष काफी हैरान था। जब तक वो तारा तक पहुंचा, तब तक तारा बेहोश हो चुकी थी। हर्ष ने जल्दी से तारा को उठाया और अपनी गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया।
वो लगातार तारा को उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर तारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हर्ष जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। उसने हॉस्पिटल पहुंचकर तारा को एडमिट कराया और किसी को फ़ोन पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर तारा को चेक किया और फिर वो हर्ष से बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, शायद किसी वजह से ये बहुत परेशान है। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। कहकर डॉक्टर बार से बाहर आ गए। हर्ष धीरे धीरे चलते हुए तारा के बेड के पास आकर खड़ा हो गया और ध्यान से तारा के चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसके आंसू उसके गालों पर ही सूख रहे थे। तारा की जो हालत थी और जिस हालत में वो ऑफिस के बाहर हर्ष को मिली, उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जरूर तारा और निहाल की कोई लड़ाई हुई होगी। वो पक्का तो नहीं कह सकता था वो पक्का तो नहीं कह सकता था, मगर उसे कहीं ना कहीं शक जरूर था कि शायद तारा और निहाल एक रिलेशनशिप में है। और आज तारा की हालत देखकर उसे लग रहा था कि उन दोनों के आपस में कोई अनबन की वजह से तारा इतना स्ट्रेस ले रही थी। वो कुछ देर वहीं सामने लगे सोफे पर बैठ गया और तारा के होश में आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर अपने ऑफिस में इधर से उधर भटकने के बाद निहाल वहां से निकला और सीधा रोहन के घर आ गया। उसकी घंटी बजाने पर जब रोहन ने दरवाजा खोला तो निहाल आगे बढ़कर रोहन के गले लग गया। रोहन ने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और हैरान होते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ है सुबह सुबह? मगर निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही कसकर उससे गले लगाए खड़ा रहा। फिर कुछ पल बाद वो उससे दूर हुआ और जाकर सामने लगे सोफे पर बैठ गया। रोहन उसके पास आया और पूछा, तू ठीक है? जिस पर निहाल ने नामे अपनी गर्दन हिला दी और बोला, सब कुछ खत्म करके आ रहा हूँ। ये सुनते ही रोहन निहाल के पास बैठ गया और बोला, इसका मतलब तूने उसे सब सच बता दिया? निहाल ने कहा, नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जब जब मुझे देखे उसे अपने माँ बाप की याद आए। इसलिए आज मैंने उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। रोहन ने पूछा, तुमने आखिर उसे क्या कहा? निहाल ने जवाब दिया, मैंने उसे कहा कि वह मेरे काम में रुकावट बन रही है, इसलिए रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। ये सुनते ही रोहन ने अपना सिर पीट लिया। निहाल, ये जो तूने उसे कहा है ना, ये मुझे बहुत गलत लग रहा है। तो निहाल बोला, सच जानने से बेहतर है कि वो मुझसे दूर रहे। मैंने उसे आज ये यकीन दिला दिया कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। कहते कहते निहाल की आंखों से आंसू उसके गाल तक लुढ़क आए। वह मेरी सोलमेट थी। काश उसे यह पता होता कि मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। और मैं यहाँ सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकता था, मुझे उसके बारे में भी सोचना था। इस तरह उसे कम तकलीफ होगी। कुछ देर निहाल इसी तरह वहाँ मायूस बैठा रहा। उसके बाद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चलता हूँ। रोहन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कहाँ जाएगा? तो निहाल ने कहा, शायद घर, पता नहीं, कहकर वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तारा को होश आ चुका था। वो धीरे से अपनी जगह से उठकर बैठी और अपने आसपास देखने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि वो एक हॉस्पिटल में बेड पर है। तभी उसे वहां हर्ष बैठा दिखाई दिया। हर्ष उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, आप ठीक है मिस तारा? जिस पर तारा उसे हैरानी से देखने लगी। मैं यहाँ कैसे? तो हर्ष ने जवाब दिया, वो मैंने आपको पार्किंग एरिया में बेहोश देखा तो मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल ले आया। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आप स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। ये सुनते ही तारा अपनी जगह से उठने लगी तो हर्ष बोला, आप थोड़ी देर और आराम कर सकती हैं। उसके बाद आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तारा हॉस्पिटल बेड से उठकर खड़ी हुई और हर्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ तक ले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब मैं घर जा सकती हूँ। हर्ष ने आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश की, मगर तारा नहीं रुकी और वहां से सीधा चलकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसे एक बार फिर याद आया कि उसके साथ हुआ क्या था और वजह सोचकर एक बार फिर उसकी आंखें नम होने लगी थी। तारा हॉस्पिटल से बाहर आई और ऑटो करके अपने घर की तरफ चली गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो कुछ भी हुआ वो सच था। जब तारा घर पहुंची तो उसने देखा संडे होने की वजह से सभी घर पर थे, मगर तारा का किसी से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई।
सोनिया जब उसके कमरे में आई तो उसने देखा तारा पीठ के बल अपने बेड पर लेटी थी और सीलिंग को घूर रही थी। सोनिया वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई और बोली, तारू तू कहाँ थी इतनी देर से? आज संडे है, चल कहीं घूम कर आते हैं। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनिया ने एक बार फिर उसे आवाज लगाते हुए बोला, तारा तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? तारा होश में आई मगर चुपचाप सोनिया को देखती रही। अब सोनिया की नजर तारा के चेहरे पर गई तो उसने आगे बढ़कर तारा को कंधे से पकड़ लिया और अपनी जगह पर बिठाया। फिर बोली, तुझे क्या हुआ है? तू रो रही थी क्या? जिस पर तारा ने नामे गर्दन हिलाई और एक बार फिर उसका रोना निकल गया। रोते रोते ही वो आगे बढ़ी और सोनिया के गले लग गई। तारा को बुरी तरह से रोता देख सोनिया घबरा गई। उसने तारा के पीठ पर हाथ रखा। तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह रो रही है? तेरा क्या निहाल से झगड़ा हुआ है? जिस पर तारा ने फिर से नामे गर्दन हिलाई। तारा का रोना अब हिचकियों में बदल चुका था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए तारा बोली, सब खत्म हो गया सोना। वो कहते हैं इट्स ओवर। यह सुनते ही सोनिया ने तारा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। फिर बोली, क्या? तू किसकी बात कर रही है? तो तारा ऐसे ही रोते रोते बोली, निहाल। निहाल ने बोला इट्स ओवर। उसने मुझे छोड़ दिया। आज उसने हमारे इस रिश्ते को खत्म कर दिया। उसने हमारे प्यार को खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। कहते कहते ही उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया। ये सब सुन सोनिया काफी सौग्र थी। उसने एक बार फिर तारा को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। काफी देर तारा सोनिया के गले लगी रोती रही और ऐसे ही रोते रोते सो गई। जब सोनिया को एहसास हुआ कि तारा सो चुकी है तो उसने प्यार से उसे बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और वहीं कमरे में आगे पीछे चक्कर काटने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तारा ने जो कुछ भी कहा वो सच कैसे हो सकता है, क्योंकि निहाल तो तारा को बेइंतहा प्यार करता था। उसने अपना फोन उठाया और शीतल को मैसेज कर दिया। कुछ देर में शीतल भी वहां आ गई। सोनिया ने जो कुछ भी तारा से सुना था वो सब शीतल को बता दिया। शीतल भी काफी शौक में थी। वो दोनों वहां बैठे तारा के नींद से जागने का इंतजार करने लगी। शाम का वक्त शाम के करीबन 6 बजे तारा की नींद खुली। उसने जब उठकर अपने आसपास देखा तो शीतल और सोनिया वहीं पर थीं। तारा को अपनी जगह उठकर बैठे देख सोनिया ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तारा ने 2 घूंट पानी पिया, फिर गिलास साइड टेबल पर रख दिया। शीतल तारा के पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे सब कुछ बता, सच सच बता क्या हुआ है। सुबह से जो कुछ भी हुआ था तारा ने शीतल और सोनिया को बता दिया। तारा की बातें सुन उन दोनों को निहाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। शीतल बोली, वह अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है काम प्रायोरिटी है, तो तू कौन सा उससे उसका काम छीन रही है? तारा के एक बार फिर से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले जा रहा था, क्या कहे जा रहा था, मगर उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में जो देखा वो कुछ अलग था। सोनिया की तरफ देखते हुए बोली, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने उसकी आंखों में क्या देखा। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं और लाल थीं। कुछ तो बात है जिस वजह से वो इतना परेशान था। पिछले 2-3 दिन से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। मैंने यही सोचा कि वो काम को लेकर टेंशन में होगा, मगर आज अचानक उसने मुझे ये सब कह दिया। शीतल को गुस्सा हद से पार होने लगा था। उसने तारा को डांटा, उसने तुझसे ये सब कहा और तू चुपचाप सुनकर आ गई। तूने उसके मुंह पर एक झापड़ क्यों नहीं मारा? तो सोनिया बोली, शीतल शांत हो जा, वो पहले ही परेशान है, ऊपर से तू मार कुटाई की बात कर रही है। तो शीतल बोली, मैं सही कह रही हूँ, अगर उसे 2 झापड़ लगाती तो शायद वो सच उगल देता। तारा अपना सिर पकड़कर बैठी थी। वो बोली, और अगर सच यही हुआ तो, कि अगर मैं उसके काम में सच में रुकावट बन रही हूँ तो? शीतल ने आगे से बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू कभी किसी के काम में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। मगर तुझे निहाल से जवाब मांगना चाहिए था। जिस पर तारा ने कहा, मैंने मांगा था, मैंने उससे जवाब मांगा था, मगर उसके पास मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस यही रट लगाए बैठा था कि उसका काम प्रायोरिटी है। सोनिया बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है तुझे एक बार जाकर उसे कन्फ्रंट करना चाहिए ताकि वो तेरे सामने सच बोले। मुझे न्याय 1% भी इस किस्म का धोखेबाज इंसान कभी नहीं लगा। तारा उसकी बात समझ रही थी। हाँ, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, मगर उस वक्त उसकी बातें मुझे हजम ही नहीं हो रही थी।
मुझे सांस नहीं आ रही थी। सोनिया, मुझे लग रहा है कि मैं शायद जी नहीं पाऊंगी। पूछना तो मैं उससे बहुत कुछ चाहती थी, मगर जैसे मेरे खुद के शरीर ने मेरा साथ ना दिया। शीतल आगे बोली, तो अभी क्या देर हुई है? तू अभी उसके घर जा और उससे बात कर, उससे जवाब मांग, और अगर हो सके तो मेरी तरफ से एक झापड़ भी रसीद करके देना। तारा ने अपने आंसू पोंछे और बेड से उठ खड़ी हुई। उसने अपना बैग और फोन उठाया और सीधा अपने कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद तारा निहाल के घर पहुंच चुकी थी। वो गार्डन एरिया से होते हुए सीधा ग्लास हाउस की तरफ बढ़ी तो उसे सामने ही निहाल खड़ा दिखाई दिया। वो गुस्से में दंदनाती हुई निहाल के सामने जाकर खड़ी हुई। निहाल हैरानी से तारा को देखने लगा। उसने एक नज़र अपनी कलाई में पहनी घड़ी पर घुमाई और फिर तारा को देखते हुए बोला, तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तो तारा चिल्लाते बोली, चुप, एकदम चुप। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें दूसरी बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। कल तक तो तुम दीवानों की तरह मुझे प्यार करते थे। न्याल उसकी बात काटते हुए बीच में ही बोला, तारा, मेरी बात। तो तारा झट से बोली, क्या तारा, क्या? तुम अब मेरी बात सुनोगे? कल तक तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पागल हुए जा रहे थे, रोमांटिक डेट नाइट्स और पता नहीं क्या क्या। मगर आज, आज क्या हो गया? आज अचानक मैं तुम्हारे काम में रुकावट बनने लगी। मुझे शर्म आ रही है ये सोचकर कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी के साथ इतना वक्त बिताया। मैंने बहुत मुश्किल से तुम पर विश्वास किया था और तुम्हें बार बार कहा था कि मेरा विश्वास मत तोड़ना निहाल। और तुमने तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है और मैं कुछ भी नहीं। तुमने मुझे जितनी तकलीफ दी है ना, अब तकलीफ उठाने की बारी तुम्हारी है। निहाल फिर बोला, तारा, मेरी बात सुनो। तारा चिल्लाई, क्यों सुनो? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब तुम मेरी बात सुनो, कान खोलकर। तकलीफ क्या होती है ये तुम्हें अब मैं बताऊंगी। मैं तुम्हारे आने से पहले भी जी रही थी और मैं तुम्हारे बाद भी जी कर दिखाऊंगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम अपनी जिंदगी में मेरी कमी कभी पूरी नहीं कर पाओगे। ये कहकर तारा पलटी और वहां से गार्डन एरिया की तरफ चली गई। न्यायल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जानता हूँ। वो वहां पर खड़ा बस तारा को जाते देखता रह गया। तारा तेज लड़खड़ाते कदमों से गार्डन एरिया की तरफ आई और वहां लगे बेंच पर दम से बैठ गई। वो काफी देर से अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, मगर शायद अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था और ऐसे ही अपने चेहरे पर हाथ रखे वो वहां पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे अपने सिर पर एक हाथ महसूस हुआ। तारा ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो वहां चेतना जी खड़ी थी। उन्होंने एक नजर रोती हुई तारा को देखा और फिर उसके पास जाकर बैठ गईं। चेतना जी ने तारा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तारा के आंसू रुक नहीं रहे थे। तारा ने उनकी तरफ रोते हुए देखा और पूछा, आप जानती हैं न्याल ने मेरे साथ क्या किया? चेतना जी ने नामे गर्दन हिला दी। तारा आगे बोली, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं उसे सच्चे मन से प्यार करती थी और वो भी कल तक कहता था कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मगर आज, आज उसने सब खत्म कर दिया। कहते कहते तारा का रोना बहुत बढ़ चुका था। चेतना जी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। वो बोली, मुझे माफ कर दो। चेतना जी के मुंह से ये सुनते ही तारा एकटक उन्हें देखने लगी। चेतना जी आगे बोली, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, तुम्हें उसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। तारा एक बार फिर रोते हुए बोली, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? चेतना जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मेरी बात सुनो तारा, तुम अभी यंग हो, स्ट्रांग हो, बहुत ब्यूटीफुल भी हो। हो सकता है तुम्हें यह सब बहुत मुश्किल लगे, मगर मेरा यकीन मानो, तुम इस सब से निकल जाओगी और एक दिन जब तुम वापस मुड़कर देखोगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए मैं कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। तारा, जो अब तक चेतना जी की बातें ध्यान से सुन रही थी, अचानक ही अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, मगर आप मुझे बताइए कि आपने इतना पत्थर दिल बेटा कैसे पाला? कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। चेतना जी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रहीं। अगली सुबह निहाल अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसके पास चेतना जी और अलकेश जी आए। चेतना जी ने अलकेश जी को पिछली रात के बारे में सब बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि निहाल ने तारा से ब्रेकअप कर लिया है। जब उन दोनों ने अपने सामने तैयार खड़े निहाल को देखा तो बस देखते ही रह गए। निहाल ऑफिस जाने के लिए रेडी तो हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर ना कोई रौनक थी, ना ही कोई खुशी।
एकदम मुरझाया हुआ और मायूस चेहरा लिए निहाल अपनी फाइल्स इकट्ठी कर रहा था। चेतना जी ने आगे बढ़कर निहाल से पूछा, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम ठीक हो? यह सुनकर निहाल ने सिर उठाकर चेतना जी को देखा, फिर हाँ में गर्दन हिला दी। चेतना जी ने आगे पूछा, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो निहाल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरा मूड नहीं है। अलकेश जी, जो अब तक चुपचाप खड़े निहाल और चेतना जी की बातें सुन रहे थे, वो आगे बढ़े और निहाल से बोले, मुझे माफ़ कर दो निहाल, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। निहाल ने अलकेश जी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, बोला, मुझे आपकी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी, आप यहाँ से चले जाइए। जिस पर अलकेश जी बोले, मगर तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। निहाल आगे बोला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बहुत जल्दी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही चेतना जी एकदम घबरा गई। नहीं नहीं निहाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें देखूंगी कैसे? तुम तो जानते हो ना, मैं घर से बाहर पैर नहीं रख सकती। निहाल ने उनकी बात सुनी मगर कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो आगे बोला, इस घर में मेरी तारा के साथ बहुत यादें हैं, जिनके साथ वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। मगर आप फिक्र मत करिए मॉम, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, कहकर उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। चेतना जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अलकेश जी की तरफ मुड़ी और गुस्से में बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। एक बार फिर आपकी वजह से मेरा घर बिखर रहा है। मैंने पहले भी अपने बेटे को खो दिया था और आज आपकी गलतियों की वजह से शायद मैं दूसरे को भी खोने वाली हूँ, और इस सब के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कहकर वहाँ से चली गई। अलकेश जी बस वहाँ खड़े उनको जाते देखते रहे। घर से निकलने से पहले निहाल ने बॉबी को कहकर तारा का सारा सामान एक बड़े बॉक्स में पैक करवा दिया और फिर उसे तारा के घर देकर आने के लिए कह दिया। जब निहाल ऑफिस पहुंचा तो उसने लैला को अपने केबिन में बुलाया और बोला, लैला, मैं चाहता हूँ कि तुम तारा का सारा सामान इकट्ठा करो और उसे पैक करके उसके घर भिजवा दो। ये सुनते ही लैला बहुत हैरान हुई, फिर बोली, क्या मिस तारा ने रिजाइन कर दिया? अब वो काम नहीं करेंगी? जिस पर निहाल खींचते हुए बोला, तुम्हें जितना करने को कहा है बस उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। लैला भागते हुए निहाल के केबिन से बाहर गई और तारा का सामान समेटने लगी। पिछले 4-5 दिनों से वो देख रही थी कि निहाल पहले जैसा खड़ूस और गुस्सैल बन गया था, जो बात बात पर सब पर चिल्लाता था और गुस्सा करता था। निहाल से कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत तो लैला में थी ही नहीं। उसने जल्दी जल्दी तारा का सारा सामान इकट्ठा किया और एक बड़े से बॉक्स में पैक करके वहीं साइड में रख दिया। निहाल ये सोचकर बैठा था कि तारा अब कभी वापस ऑफिस में आकर काम नहीं करना चाहेगी। वो जानता था कि जिस तरीके से उसने तारा का दिल दुखाया था, वो निहाल की शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। इसलिए वक्त रहते ही निहाल ने तारा का सारा सामान एक डिब्बे में बंद करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ तारा रेडी होकर अपनी फ्लावर शॉप पर पहुंच चुकी थी। उसने बूजी से पूछकर सुबह के लिए ऑर्डर्स पर फ्लावर अरेंजमेंट बनाने शुरू कर दिए। जब सभी अरेंजमेंट तैयार हो गए तो उसने बूजी से डिलीवरी एड्रेस मांगा। बूजी ने बेफिक्री से तारा से कह दिया कि मेरे फ़ोन में सभी एड्रेस हैं, तो तुम देख लो। तारा ने डिलीवरी एड्रेस निकालने के लिए जैसे बूजी का फ़ोन खोला तो उसकी नज़र सामने आए कुछ मैसेज पर पड़ी। तारा ने वो मैसेज खोले और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से में लाल होने लगा था और मुट्ठियां कस चुकी थी। तब तक बूजी चलकर तारा के पास आई और पूछा, क्या तुम्हें एड्रेस मिल गए? यह सुनते ही तारा ने अपना सिर उठाकर बूजी को देखा और व्यंग से हंसते हुए बोली, हाँ मिल गए, जरूर मिल गए। वो सभी मैसेज जो आपने दादी को किए थे, और मेरी प्यारी दादी ने सबका जवाब दे दिया, वो भी मिल गया मुझे। तारा की बात सुनते ही बूजी एकदम घबरा गई और वो हकलाते हुए बोली, तुम मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तारा झुंझलाहट से बोली, मुझे हमेशा हर किसी से जिंदगी में धोखा ही मिलता है, और आज आपसे भी मिल गया। मैं ही पागल हूँ जो समझ नहीं पाई। बिना किसी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए ही ऐसे कैसे भगवान मेरी झोली में स्कॉलरशिप डाल देंगे? ये तो सारी गेम आपने खेली थी, वो भी दादी के साथ मिलकर। स्कॉलरशिप और किसी ने नहीं, दादी ने ही मेरे लिए अप्रूव करी थी और मुझे एडमिशन के लिए बुलाया था। सही कह रही हूँ ना मैं? बूजी ने आमे से रिलाया और बोली, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है।
वो शायद सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तारा गुस्से में, मुझे उस औरत की कोई भी मदद नहीं चाहिए। आपको समझ क्यों नहीं आता? अगर आपको उनसे कोई भी मदद की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाकर उनके साथ रह सकती हैं, मगर मुझे मेरी ज़िंदगी में वो औरत नहीं चाहिए और ना ही उनकी दी हुई कोई भीख। वो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना चाहती थी। जिस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, फिर वही बात, मुझे नहीं चाहिए उस औरत की मदद। मैं जानती हूँ उनके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत अमीर हैं, मगर मुझे उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कहकर उसने बूजी का फोन जोर से उनके हाथ में पटका और वहां से निकल गई। तारा के निकलते ही बूजी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, फिर बोली, ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगा था कि तारा इतना ज्यादा रिएक्ट कर देगी। तारा फ्लावर शॉप से गुस्से में निकली और घर की तरफ चल दी। ना ही उसने कोई ऑटो लिया, ना ही कोई टैक्सी, बस गुस्से में तेज कदमों से सड़क किनारे चल रही। काफी दूर चलने के बाद माँ एक साइड में लगे बेंच पर बैठ गई और अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर सोचने लगी, कितनी फुर्सत में भगवान ने उसकी किस्मत लिखी है। हर किसी से उसे बस धोखा ही मिलता है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके? सोचते सोचते एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मगर फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी जगह पर खड़ी हुई। फिर बोली, मैं अपना काम खुद करूंगी और अपनी पढ़ाई भी खुद पूरी करूंगी। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हर साथ जब ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चल गया था कि तारा ऑफिस नहीं आई थी। उसने जब लैला को बुलाकर पूछा तो लैला ने कहा कि मिस्टर न्याल ने तारा का सारा सामान पैक करवा दिया है, तो शायद तारा नौकरी छोड़ चुकी है। ये सुनते ही हर्ष के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वह मन ही मन अपना अगला प्लान बनाने लगा। लैला के वहां से हटते ही उसने तारा को फोन मिलाया। तारा, जो कि अभी भी उस बेंच पर बैठी थी, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी, उसने फोन पर एक अननोन नंबर से आते कॉल को देख इग्नोर करती रही। मगर जब 3-4 बार कटने के बाद फिर से फोन बजा तो तारा ने फोन उठा लिया। हर्ष बोला, हेलो मिस तारा, मैं हर्ष मल्होत्रा। उसकी बात सुन तारा काफी हैरान हुई, फिर बोला, यस मिस्टर मल्होत्रा, कहिए कैसे फोन किया आपने? जिस पर हर्ष ने पूछा, वो एक्चुअली मैं आज ऑफिस आया था और मुझे अपने लैंडस्केपिंग के कुछ काम के लिए आपकी मदद चाहिए थी, पर फिर मुझे पता चला कि आपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। तो मैं अभी वो कह ही रहा था कि तारा बीच में ही बोली, रिजाइन? और मैंने, ऐसा आपसे किसने कहा? मैंने तो नौकरी नहीं छोड़ी। अब हर्ष को आग में घी डालने का मौका मिल चुका था, तो उसने बातें बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने मिस लैला से आपके बारे में पूछा। मुझे आप अपने वर्क स्टेशन पर दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने ही बताया कि मिस्टर न्याल ने ऑफिस से सारा सामान पैक करवा दिया है और शायद उन्होंने ही लैला से कहा कि अब वहां पर आप काम नहीं करती। ये सुनते ही तारा का पारा चढ़ चुका था। अब उसके दिमाग में यही बात घूमने लगी थी कि इंसान ना ही उससे सिर्फ रिश्ता तोड़कर बैठा था, बल्कि उसे ऑफिस से भी निकालने की तैयारी कर चुका था। हर्ष आगे बोला, तो क्या मिस तारा, आपने सच में नौकरी छोड़ दी? जिस पर तारा लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ वैसे अब मैं उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती, तो मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। मगर मिस्टर हर्ष, अगर आपको अपने काम में कोई भी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद जरूर करना चाहूंगी। आप अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे ईमेल कर दीजिए और मैं उसका लैंडस्केपिंग का काम देख लूंगी। अब हर्ष को अपनी गेम आगे बढ़ाने का मौका मिल गया था। वो झट से बोला, मिस तारा, एक्चुअली मैं होल्डिंग कंपनी में अपनी टीम के लिए नए मेंबर्स हायर कर रहा हूँ और आज कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी आने वाले हैं। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? मैं आपका काम ऑलरेडी देख चुका हूँ और आप एक बेहतरीन लैंडस्केपिंग करती भी हैं। हर्ष की बात सुनते ही तारा सोच में पड़ गई, फिर बोली, देखिए मिस्टर हर्ष, अभी तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और मैं उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं निहाल के सामने नहीं आना चाहती। मैं उस इंसान से कोसों दूर रहना चाहती हूँ। जिस पर हर्ष बोला, आप बेफिक्र रहें, आपको मिस्टर निहाल के फ्लोर पर काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे होल्डिंग का ऑफिस दूसरी मंजिल पर है, तो आप बेफिक्र होकर वहां से अपना काम कर सकती हैं। तारा को उसकी बात कुछ ठीक लगने लगी। जब हर्ष को लगा तारा उसकी बातों में आ रही है तो वो बेहद खुश होते हुए बोला, तो ठीक है, आप आज ही आ जाइए और मैं आपको आपका सारा काम समझा दूंगा। तारा ने ठीक है कहा और फोन रख दिया।
हर्ष से बात करने के बाद तारा होल्डिंग के ऑफिस पहुंच चुकी थी। तारा सीधा होल्डिंग के ही फ्लोर पर गई और रिसेप्शन पर हर्ष के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने तारा को हर्ष के केबिन के बारे में बताया। कुछ देर बाद तारा हर्ष के केबिन के बाहर थी। अब तक हर्ष जान चुका था कि तारा उससे मिलने के लिए ऑफिस में पहुंच चुकी है। वो खुद केबिन के दरवाजे तक आया और तारा से मिला। बिना आगे पीछे की बात किए हर्ष तारा को काम समझाने लगा। वो उसे बताने लगा कि किस तरीके से उसका लैंडस्केपिंग और ड्राइंग का टैलेंट होल्डिंग के बिजनेस में काम आ सकता है। जिस पर तारा एक बार फिर बोली, मिस्टर हर्ष, आई होप आपको ये पता है कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। ये सुनते ही हर्ष ने कहा, मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कॉलेज जाना चाहती हैं। तारा आगे बोली, जी आपने बिल्कुल सही सुना। अब मैं पार्ट टाइम पढ़ाई भी करूँगी। दिन में ऑफिस और इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। हर्ष आगे बोला, मगर आप फुल टाइम पढ़ाई भी कर सकती हैं। जिस पर तारा बोली, नहीं, एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं पार्ट टाइम काम भी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस दे सकूँ। ये सुनते ही हर्ष ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैं आपको पूरी सैलरी दूंगा जिससे आप अपनी कॉलेज की फीस पे कर पाएंगी। कहकर उसे होल्डिंग के बाकी एम्प्लॉय से मिलवाने के लिए चल दिया। हर्ष तारा के बारे में सब कुछ जानता था। वो ये भी जानता था कि तारा पिछले हफ्ते अपने स्कॉलरशिप के लिए मुंबई जाने वाली थी, मगर निहाल की वजह से नहीं गई थी। अब वो यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोच रही थी, जिसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ने वाली थी। इसी बात का फायदा उठाकर हर्ष ने उसे होल्डिंग में जॉब ऑफर कर दी और तारा ने भी अपनी मजबूरी के चलते उसे एक्सेप्ट कर लिया। वैसे तो तारा निहाल के ऑफिस में ही जॉब कंटिन्यू करने वाली थी, मगर जाने अनजाने निहाल ने जब उसका सारा सामान ऑफिस में पैक करवा दिया तो तारा समझ गई कि निहाल नहीं चाहता कि अब वो उसके साथ ड्रीम डेकोर्स में काम करे। कुछ ही दिन में हर्ष ने तारा को सभी से मिलवा दिया था और उसे उसका वर्क स्टेशन भी दिखा दिया था। हमारी तारा तो वैसे ही बहुत मेहनती थी, जिसे काम के सिवा कोई और मतलब होता भी नहीं था, इसलिए उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। लंच टाइम में सभी एम्प्लॉयज लंच के लिए वही बिल्डिंग के बने कैफेटेरिया की ओर चल दिए, तो उन सभी के साथ तारा भी गई और हर्ष भी वहीं था। हर्ष बातचीत करने में काफी फ्रेंडली था, सभी से हमेशा हंसकर बात करता था और खूब हंसी मजाक भी करता था। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, वो न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव था मगर बातचीत करने में भी काफी खुश मिजाज था। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उससे काफी खुश थे। वो बिल्कुल भी किसी को अकड़ नहीं दिखाता था और ना ही किसी बात को लेकर गुस्सा करता था। अगर किसी से काम में गलती हो भी जाती थी तो उन्हें बड़े ही प्यार से उनकी गलती बताकर समझा देता था। लंच टाइम में वो सभी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर कैफेटेरिया में जाकर लंच करता था और खूब मस्ती भी। आज तारा भी उन सभी के साथ वहां बैठकर लंच एंजॉय कर रही थी। वहां पर बहुत लोग थे जो ड्रीम डेकोर्स वाले ऑफिस से भी आए बैठे थे। सभी की नज़र तारा पर थी। तारा भी यह बात महसूस कर सकती थी कि हर कोई उसे घूर घूर कर देख रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे आकर उससे सवाल पूछ सके कि तारा आखिर काम क्या कर रही थी और किसके साथ। तभी वहां लंच के लिए लैला आई। हर्ष और उसकी टीम के साथ जब लैला ने तारा को बैठे देखा तो एकदम चौंक गई। वो तारा के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज ऑफिस आई हो? पर वो कुछ कहती इससे पहले ही तारा ने बोला, अब मैं मिस्टर हर्ष मल्होत्रा के साथ काम करती हूँ। मैं ड्रीम डेकोर्स में काम नहीं करती लैला, तो इट्स ओके। तारा की बात सुनते ही लैला का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, क्या मिस्टर हर्ष के साथ? मगर तुमने वहां से रिजाइन ही क्यों किया? जिस पर तारा अपनी जगह पर खड़ी हुई और लैला को साइड में ले जाते हुए बताने लगी कि उसने अपनी पोजीशन से कभी रिजाइन किया ही नहीं था। न जाने निहाल के मन में ऐसा क्या आया कि उसने तारा का सारा सामान पैक करवा दिया। लैला ने आगे पूछा, क्या तुम्हारी और मिस्टर निहाल की कोई लड़ाई हुई है? मिस्टर निहाल काफी उखड़े उखड़े रहते हैं, तुम जानती हो। वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुके हैं। बोले तो फिर से वही खड़ूस और गुस्सैल बन चुके हैं। जिस पर तारा ने कंधे उचकाकर कहा, देखो अब निहाल जो भी करता है, जैसे भी रहता है, वो मेरा मामला नहीं है, क्योंकि निहाल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनते ही लैला को एक और झटका लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर बोली, मिस्टर निहाल ऐसा कैसे कर सकते हैं? तारा, तुम तो इतनी अच्छी हो, सबसे अच्छे से बात करती हो, इतने प्यार से रहती हो। मुझे लगता है मिस्टर निहाल सठिया गए हैं। जिस पर तारा ने उसे धीरे बोलने का इशारा किया, फिर आगे बोली,
तुम सोच समझ कर अपना मुंह खोलो। अगर तुम्हारी कही हुई बातें न्याल तक पहुंच गईं, तो वहां पर मैं भी नहीं हूं तुम्हें बचाने के लिए। लैला ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोली, अब तुम क्या करोगी? जिस पर तारा ने कहा, मैं काम करूंगी लैला, मुझे काम की जरूरत है, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए। अब जब न्याल ने मुझे वहां से निकाल ही दिया है, तो मिस्टर हर्ष ने मुझे अपनी होल्डिंग कंपनी में पोजीशन ऑफर कर दी। मैंने ये अपॉर्चुनिटी मना नहीं की, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। मुझे कमाने का जो जरिया मिला, मैंने बस दोनों हाथों से बटोर लिया है। लैला ने तारा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं समझती हूँ तारा, तुम क्या कह रही हो। तुम सच में एक बहुत अच्छी और मेहनती लड़की हो। तुम्हें अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे याद जरूर करना। हम एक ऑफिस बिल्डिंग में तो काम करते ही हैं ना? तारा ने भी हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल, और लंच टाइम में तो हम मिलते ही रहेंगे। कहकर वो दोनों अपने अपने लंच में बिजी हो गईं। नेक्स्ट पार्ट।